इसी व्याख्यानमाला में आपका पुनः अभिनंदन। हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध राष्ट्रीय चेतना परक कविता जागो फिर एक बार की समीक्षा कर रहे हैं। इस कविता का प्रारंभ प्रकृति के विभिन्न उपादानों से किया गया कि किस प्रकार प्रकृति अपने नित्य प्रति के कार्य में निरंतर सक्रिय है। प्रकृति में दिन रात, महीने, ऋतुएं, वर्ष अपने आप परिवर्तित होते रहते हैं, वे कहीं भी रुकते नहीं हैं। काल का ये क्रम निरंतर चलता रहता है। तो प्रकृति से प्रेरणा लेते हुए हमें भी अपने आप को निरंतर सक्रिय रखना है। अपने भीतर जो अवसाद, निराशा, निष्क्रियता का भाव है, अकर्मण्यता का भाव है, उसको दूर करना चाहिए। तो वर्तमान संदर्भों में भी ये कविता उतनी ही सामयिक सार्थक है। आज भी हमें अपने भीतर इस भाव को जगा के रखना चाहिए कि हमें प्रकृति से प्रेरणा लेकर सर्वत्र सदैव कर्मशील रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का प्रत्येक कण सदैव सक्रिय है। चाहे हम रात्रि के तारे देखें, चंद्रमा को देखें, सूर्य को देखें, पुष्पों को देखें, कलियों को देखें, पशु पक्षियों को देखें, प्रत्येक कण सक्रिय है, कर्मशील है। तो उनसे हमें प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में कर्मशीलता लानी है, अपने जीवन में सक्रियता, सार्थकता लानी है, जीवन को सकारात्मक बनाना है। तो जब भारत पराधीन हो चुका था ब्रिटिश शासन के समय में, और उसी समय ये कविता क्योंकि 1926 में प्रकाशित हुई है, तो उस समय के आसपास लिखी गई है। और उससे पूर्व हम देखते हैं 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। गांधी जी 1915 में आते हैं और देश की स्वतंत्रता के लिए सबको संगठित करते हैं। विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो अपने अपने स्तर पर देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयासरत थे, परंतु सफल नहीं हो पा रहे थे संगठन के अभाव के कारण। तो उन सबको एकत्रित करके, संगठित करके वे एकजुट होकर के देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते हैं। और उसी समय चंपारण का पहले होता है, फिर असहयोग आंदोलन की घटना घटती है, फिर जलियांवाला बाग की घटना घटित हो जाती है। तो ये पूरा परिवेश, पूरी परिस्थितियां पूरा समाज को उद्वेलित कर देती है और जनता की मनस्थिति एक उदासीनता की, अवसाद की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे अवसाद युक्त, विषाद से भरे हुए, आलस्य युक्त, अकर्मण्य जनता के बीच में उमंग का, जोश का, उत्साह भरने का कार्य साहित्यकार करते हैं। राजनेता अपने स्तर पर राजनीतिक दृष्टि से देशवासियों को जगाने का प्रयास कर रहे थे। समाज सुधारक, धार्मिक नेता अपने स्तर पर समाज में नव जागृति ला रहे थे, और साहित्यकार अपने स्तर पर। तो निराला भी अपने स्तर पर अनेक राष्ट्रीय भावबोध की कविताओं को प्रस्तुत करते हैं। जागो फिर एक बार कविता में वे कहते हैं कि तुम्हें जगाते हुए अनेक व्यक्तियों द्वारा, अनेक धार्मिक नेताओं के द्वारा, समाज सुधारकों द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा प्रयास किए गए, परंतु तुम्हारे भीतर अभी भी वह सजगता नहीं आई। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो एक चेतना का भाव, एक मर मिटने का भाव जागृत हो जाना चाहिए, वह नहीं हो पाया। प्रातःकालीन सूर्य की किरण जो अरुणिम प्रकाश लिए हुए आई है, जो तुम्हारे लिए नव प्रभात का, नव स्वतंत्रता का द्वार खोले हुए खड़ी है, तो तुम इस अकर्मण्यता को त्याग कर, इस निष्क्रियता को त्याग कर गतिशील हो और देश को स्वतंत्र कराने के लिए सजग हो जाओ। तो इस तरह से जागो फिर एक बार। निराला इस कविता के दूसरे छंद में कहते हैं, आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही हैं मधु मौन।
या सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। अब यहाँ भ्रमर के माध्यम से भारतवासियों को सक्रिय होने की प्रेरणा दे रहे हैं। भंवरे की क्या प्रवृत्ति होती है? भंवरे का उपमान, भंवरे का प्रतीक अधिकांश साहित्यकारों ने साहित्य में लिया है, पर रीतिकाल में भंवरे को एक कामुक प्रवृत्ति से युक्त दिखाया गया कि वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प, दूसरे पुष्प से तीसरे पुष्प पर मंडराता रहता है, तो वे उसकी प्रवृत्ति जो है वो कामुक विलासी प्रवृत्ति होती है। पर निराला भंवरे को एक नवीन भावबोध के साथ प्रस्तुत करते हैं। भंवरे के माध्यम से वे एक सजगता का भाव देशवासियों में लाते हैं कि जो भारतवासी हैं उनकी आंखें कैसी होगी हैं? अलियों सी, अली भंवरे, भंवरों जैसी है। भंवरा क्या करता है? मधु का पान करता है। फूल के भीतर जो पराग है, उस पराग कण में जो मधु है उसका पान करता है, और उसको पाने के लिए वे मंडराता रहता है फूल के आसपास, गुंजार करता है, गुनगुन करके करता हुआ आता है। और जहाँ वो पराग कण मिल जाता है, जहाँ वो मधु मिल जाता है, तो वे उस मधु का पान करने में लिप्त हो जाता है। और जब वे उस मधु का पान करने लगता है तो वे इतना मस्त हो जाता है कि वे अपने परिवेश के प्रति सजग नहीं रहता, अपने परिवेश के प्रति बेखबर हो जाता है, और फिर वे उसी फूल के भीतर बंद हो जाता है। क्योंकि कमल का जो फूल है जिसमें परागकण भी है, और उसकी एक प्रवृत्ति ये है कि जब सूर्योदय होता है तो कमल खिलता है, और जब सूर्यास्त होता है तो वो कमल की पंखुड़ियां जो है वो बंद हो जाती हैं। और भंवरा उसके अंदर उस परागकण को, उस मधु को पान करने में मस्त है। तो जब कमल सूर्यास्त होता है तो कमल भंवरे को इसका भान ही नहीं होता, वे जान ही नहीं पाता, और वह कमल की पंखुड़ियों के बंद होने पर उसके भीतर ही बंद हो जाता है। तो भंवरे की ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को भारत के नवयुवकों की प्रवृत्ति के साथ जोड़ते हुए निराला प्रस्तुत करते हैं कि तुम भारतवासियों की जो आंखें हैं वो कैसी हो गई हैं? भंवरों के जैसी, किस मधु की गलियों में फंसी। जैसे भंवरा मधु के आकर्षण में फंस जाता है और अपनी पांखें, अपने पंखों को वो उस कलियों के भीतर ही, उस कोमल कोमल जो पंखुड़ियां हैं उनके भीतर ही अपनी पंखों को बंद कर लेता है और मधु का पान करने लगता है। फिर उसकी गुंजार भी बंद हो जाती है। तो और वे क्या करता है? उसकी जो गुंजार है कमल कोरकों में, कमल की पंखुड़ियों में कहीं खो जाती है, कहीं लीन हो जाती है, और उसका गुंजार भी बंद हो जाता है। इसी तरह से जो भारतवासी हैं वे किस में लीन हो गए हैं? मधु में। यहाँ मधु विलासिता का भी प्रतीक है कि वो अपने सुखों के में, अपने छोटे छोटे निजी सुखों में खो गए हैं। उनके सामने देश का सुख, व्यापक सुख के विषय में वे सोच ही नहीं रहे, निजी स्वार्थों के विषय में ही बस सोचते हैं। तो अपने में ही बंद होकर के रह गए हैं, आत्मनिष्ठ होकर के रह गए हैं। तो ऐसे आत्मनिष्ठ, अपने स्वार्थ में लिप्त, अपने छोटे छोटे सुखों में बंधे हुए भारतवासियों को उद्बोधित करते हुए निराला कहते हैं कि तुम्हें इन मधु की गलियों में जिनमें तुम फंस के रह गए हो, इससे बाहर निकलना होगा। जागो फिर एक बार पुनः जागृत हो जाओ। वो जो कमल कोरक होते हैं, पंखुड़ियां, कमल की पंखुड़ियां, तो कमल की पंखुड़ियों में जैसे भंवरा बंद होकर के रह गया है और वे अपना गुंजार करना भूल गया है, गुनगुन करना भूल गया है, और वे फंस गया है। इसी तरह से जो भारतवासी हैं वे उनके लिए कमल कोरक क्या हुए, कमल की पंखुड़ियां क्या हुई? छोटे छोटे सुख, उनके निजी स्वार्थ, उनके व्यक्तिगत सुख। तो वे उनमें ही अपनी चेतना को बंद किए हुए हैं। तो जो मन के भीतर
राष्ट्रीय चेतना का भाव है, एक व्यापक मानवता का भाव है, वे कहीं बंद हो गया है। तो उस भाव को जगाने की आवश्यकता है। तो जागो फिर एक बार। तो ये भंवरों के माध्यम से भारतवासियों को सजग रहने की प्रेरणा दी गई। फिर इसके पश्चात देखिए, रात्रि से प्रारंभ हो रहा है। रात्रि में तारे आए, तारों ने प्रयास किया अंधकार को, निराशा के अंधकार को दूर करने का, परंतु वे असफल रहे। फिर प्रातः काल में सूर्य उदय हुआ, सूर्य की नवीन तरुण किरणें आई, जो नव प्रभाव लेकर के आई, जो नवीन चेतना, नवीन स्फूर्ति को लेकर के आई, परंतु भारतवासियों में, भारत के युवकों में वे चेतना जागृत नहीं हुई। फिर प्रकृति के माध्यम से और भंवरों का उदाहरण देते हैं कि भंवरे जिस प्रकार से अपनी चेतना के, अपने परिवेश से बेखबर होने के कारण, अपनी परिस्थितियों को ना जान पाने के कारण फंस जाते हैं, बंधन में बंध जाते हैं और अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। तो ऐसे ही तुम लोग, ऐसे ही भारतवासी जब अपनी परिस्थितियों को, जब अपने परिवेश को, अपनी राजनीतिक स्थितियों को नहीं समझेंगे, जब तक वे उनसे अपने छोटे छोटे स्वार्थों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। अब फिर प्रकृति का परिवर्तन दिखाते हैं, क्योंकि प्रकृति तो क्षण क्षण परिवर्तित हो रही है। प्रकृति तो कहीं रुकती नहीं है, उसका नियम कहीं रुकता नहीं है। तो अस्ताचल ढले रवि, शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जगी। एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा भवभावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से। अब अस्ताचल ढले रवि, रवि सूर्य जो है अस्ताचल की ओर, पश्चिम दिशा की ओर ढल गया है, अर्थात सूर्यास्त हो गया। अब सूर्यास्त होता है तो रात्रि का समय आ जाता है, विभावरी मतलब रात। तो शशि छवि विभावरी में, तो रात का समय हो गया और आकाश में चंद्रमा अपने सौंदर्य के साथ प्रस्तुत हुआ। अब चंद्रमा जो है वो प्रेरणा बन करके आया है, चंद्रमा का सौंदर्य रात्रि का। अब चंद्रमा से कैसे प्रेरणा ली जा सकती है, किस तरह से प्रेरित हुआ जा सकता है, इस भावबोध को इस छंद में प्रस्तुत कर रहे हैं निराला जी। तो रात्रि के समय में शशि छवि, चंद्रमा के सौंदर्य को चित्रित हुआ है देख, आकाश में फैला हुआ देख करके, आकाश में चित्रित देख करके, यामिनी गंधा जगी। अब ये यामिनी होता है रात, रजनी, यामिनी गंधा रजनीगंधा, रजनीगंधा के फूल, रात रानी के फूल जो रात को ही खिलते हैं। जब चंद्रमा आकाश में आता है तो रात्रि में चंद्रमा को देख करके रजनीगंधा खिल जाती है और फिर उसकी भीनी भीनी सुगंध पूरे वातावरण को मुग्ध कर देती है, मोहित कर लेती है। तो जैसे ही रात्रि आई, आकाश में चंद्रमा का चांदनी छिटकी, चंद्रमा का सौंदर्य आकाश में फैला, तो उसको देख करके रजनीगंधा भी जाग गई और उसने अपना कार्य किया। उसका कार्य क्या है? खिलना और खिल करके पूरे वातावरण को सुगंधमय बना देना। तो इस तरह से उसने, रजनीगंधा ने भी अपना कार्य किया, चंद्रमा ने भी अपना कार्य किया। तो तुम्हें भी अपना कार्य करने के लिए सजग हो जाना चाहिए। एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी। अब यहाँ कवि निराला एक कवि समय का प्रयोग करते हैं, एक काव्य रूढ़ी का प्रयोग करते हैं। काव्य जगत में एक रूढ़ी है कि चकोर पक्षी जो है वो चंद्रमा से प्रेम करता है, वे चंद्रमा के को ही एकटक निहारता रहता है। यहाँ भी कहा जाता है कि वो चंद्र की किरणों का ही पान करता है। तो चकोर पक्षी जब आकाश में चंद्रमा निकल आया रात में, तो चकोर पक्षी जो है वो अपनी कोर, आंखों के किनारे से एक टक निरंतर किसको देख रहा है?
चंद्रमा को। चंद्रमा कौन है? उसका प्रिय, दर्शन प्रिय, उसका प्रियतम है। तो अपने प्रियतम चंद्रमा की ओर चकोर पक्षी भी एकटक देख रहा है। कैसे देख रहा है? बहुभावमयी, अपने हृदय के भीतर विभिन्न प्रेम के भावों को लिए हुए, क्योंकि वो चंद्रमा से प्रेम करता है और चंद्रमा के प्रति उसके मन में अनेक भाव हैं। तो अब उन भावों को अब वो अभिव्यक्त तो कर नहीं पाता, तो वो मौन का सहारा लेता है। केवल अपने भावों की अभिव्यक्ति मौन के माध्यम से करता है, परंतु उसकी भावनाएं निराशा से युक्त नहीं है, आशाओं से भरी हुई है, अपने प्रिय के प्रति प्रेम के भाव से, उत्साह के भाव से युक्त है। तो आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी घेर रहा है चंद्र को चाव से। चाव मतलब बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम भाव से वे चंद्रमा की ओर देख रहा है, चंद्रमा को एकटक देख रहा है। तो चकोर पक्षी जैसे अपने प्रिय चंद्रमा के साथ आशा से भर करके, अनेक भाव से युक्त होकर के उसे निरंतर देखता रहता है, इसी तरह से भारतवासियों को भी एकटक अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव को अपने भीतर आशा से युक्त करके, उत्साह से युक्त करके, उत्साह से भर करके देखना है। तो अपने भीतर कभी भी निराशा का भाव ना आने दे। तो अपने भीतर स्फूर्ति, जोश, उत्साह का भाव भरे। किसकी भांति? चकोर की भांति, रजनीगंधा की भांति। जिस प्रकार से प्रकृति में फूल पौधे अपना कार्य कर रहे हैं, पक्षी अपना कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से भारतवासियों को भी अपना कार्य करना है, कर्मशील बनना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले छंद में फिर भी कहते हैं, शिशिर भाव व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए, आया कलियों में मधुर, मद उर यौवन उभार, जागो फिर एक बार। केंद्रीय भाव तो जागो फिर एक बार है, और ये जगाना है भारतवासियों को। और किसके माध्यम से जगाना है? प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम से। कि प्रकृति निरंतर सक्रिय है, प्रकृति निरंतर कर्मशील है। तो प्रकृति की सक्रियता से, प्रकृति की कर्मण्यता से प्रेरणा लेकर के हम भारतवासियों को भी सदैव सक्रिय बनना है। अपने भीतर निराशा का, अवसाद का भाव नहीं आने देना। तो एक और उपादान का प्रयोग करते हैं कि शिशिर भाव व्याकुल कुल। शिशिर, शिशिर ऋतु होती है, और शिशिर अणु, ओंस कण, ओंस को भी कहा जाता है। तो जब ओंस की रात का समय है, और रात के समय में ओंस की बूंदें, शिशिर ऋतु है, और ओंस की बूंदें फूलों पर पड़ती हैं, तो उनसे फूल जो है वो ओंस की बूंदों के गिरने के कारण झुक जाते हैं। तो खुले फूल झुके हुए, आया कलियों में मधुर, और जो कलियां हैं वो रात्रि में इन ओंस की बूंदों से उनके अंदर भाव बहुत जागृत होता है, और वो कलियां अपने यौवन को प्राप्त करती हैं। उनके भीतर मधुर मद, उनके हृदय के भीतर मधुर भाव जागृत होता है, उनके भीतर यौवन का भाव जागृत होता है, और कलियां खिल करके फूल के रूप में विकास को प्राप्त करती हैं। तो रात्रि आने पर जिस प्रकार से फूल ओंस कण को प्राप्त करके झुक जाते हैं, कलियों के भीतर कोमलता का भाव, यौवन का भाव जागृत होता है, और वे फूल के रूप में विकसित हो जाती हैं। उसी तरह से तुम्हें भी अपने भीतर यौवन की तरह उत्साह का भाव, जोश का भाव जागृत करना है। तो जागो फिर एक बार। अब प्रकृति के एक अन्य उपादान को लेते हैं। केवल पेड़ पौधे ही नहीं जागृत होते, पक्षी भी सक्रिय हो जाते हैं, वे भी कर्मशील हो जाते हैं। तो पीऊ रव पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा वधु, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पलके चारों, नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार।
अब पपीहा भी पीयू पीयू की आवाज करता है, पीयू पीयू बोलता है, क्योंकि वो मेघों से प्रेम करता है, बादलों से प्रेम करता है। तो पीयू का पपीहे का स्वर भी वो चारों ओर वातावरण में गुंजायमान हो रहा है। अब यहाँ प्रकृति का निराला मानवीकरण कर रहे हैं, प्रकृति को एक वधु के रूप में चित्रित कर रहे हैं। वधु भी बहू भी किस रूप में? जो विरह से विदग्ध है, विरह से संतप्त है। विदग्ध मीन्स संतप्त, दुखी, कष्ट युक्त है, जिसका प्रिय उसको छोड़ करके चला गया है। तो ऐसी प्रकृति जिसका विरह से संतप्त वधु के रूप में चित्रित किया गया है, वे अपनी शैया पर क्या कर रही है? बीती बातों को याद करके, उन मिलन के क्षणों को याद कर करके आंखों से आंसू ढल आ रही है, उसकी आंखों से आंसू ढल रहे हैं कि प्रकृति जो है, उसका जो प्रिय है वो उसे छोड़ गया है। तो अपने विरह से युक्त होकर के अपने सेज पर, शैया पर, अपने मिलन के क्षणों को, बीती बातों को याद कर रही है। और वो मिलन की रातों को, संयोग की रातों को याद करके, जब उसका मन अपने प्रिय से मिल गया था, तो उन मिलन के क्षणों को याद कर करके बूंद रही पलकें चारों, अपनी सुंदर पलकों को, चारों सुंदर सुंदर पलकों को बूंद रही है, बंद कर रही है। और उसकी आंखों से क्या हो रहा है? नयन जल ढल गए, आंखों से आंसू की बूंदें ढलकर गिर गई। लघुतर कर व्यथा भार, और उसके भीतर जो व्यथा है, जो वेदना है विरह की, उस वेदना को हल्का करती हुई कौन आती है? पवन, हवा आती है, पवन आता है। तो वो आगे अब बढ़ते हैं छंद में, तो फिर वो आगे कहते हैं, सहृदय समीर जैसे पोछो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर वसन मुक्त कर दो। यहाँ देखिए, समीर का, पवन का दो रूप होता है। एक भयावह रूप होता है, झंझावात के रूप में आता है, तीव्र वेग में आता है, जो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। और दूसरा पवन का रूप एक संवेदनशील सहृदय का रूप है, शीतल रूप है। और वह रूप कैसा होता है? वे शीतलता प्रदान करता है और भीतर हृदय के विषाद को दूर करके हृदय को शीतलता प्रदान करता है। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि सहृदय समीर जैसे, संवेदनशील पवन के जैसे आओ और पोंछो प्रिय नयन नीर, और प्रकृति की आंखों से जो नीर, जो आंसू की बूंदें बह रही हैं, उनको पोंछ डालो, उनको। शयन शिथिल बाहें, और जो बाहें शयन, सोने के कारण, आलस्य के कारण शिथिल हो गई हैं, कि जब हम सोते हैं रात को और सुबह उठते हैं तो शरीर में एक निष्क्रियता का भाव होता है, एक आलस्य का भाव होता है। परंतु जैसे जैसे हम जागते हैं, जैसे जैसे हम क्रियाशील होते हैं, वैसे वैसे वो शिथिलता, वे आलस्य, वो दूर होता चला जाता है, भीतर सक्रियता का भाव जागृत हो जाता है। तो ये जो बाहें हैं, जो आलस्य के कारण शिथिल हो गई हैं, तो इन शिथिलता को दूर करो। किससे दूर करो? भर स्वप्निल आवेश में। उस देश को स्वतंत्र कराने का जो स्वप्न है, वो जो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को सामने रखते हुए अपनी निष्क्रियता को, अपने आलस्य को, अपनी तंद्रा को त्याग दो, उसको छोड़ दो। आतुर उर वसन मुक्त कर दो। उर मतलब हृदय, आतुर जो कैसा है? बेचैन है, उसको कैसा कर दो? वसन मुक्त। वसन वैसे तो होता है वस्त्र, कपड़ा, कपड़ों से रुकते, पर यहाँ कपड़ों से मतलब बंधन से मुक्त कर देना, कि अपने हृदय को, जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए, आजाद कराने के लिए आतुर है, बेचैन है, उसको सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर दो। कौन से वाले बंधन? मोह के बंधन से, निराशा के बंधन से, उदासीनता के बंधन से, उन सब से मुक्त करके कैसे हो जाओ? सक्रिय हो जाओ। कैसे हो जाओ? सार्थक, सकारात्मक बन जाओ,
कि हमारा तो अब कुछ नहीं हो सकता, हमारी नियति में तो बस अपराधीनता ही लिखी है, तो इस भाव को, इस बंधन को मुक्त कर दो, इससे मुक्त हो जाओ। सब सुप्ति उन्माद हो, छूट छूट अलस, फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल, रिजु कुटिल, प्रसार कामी, केशगुच्छ। कि जो तुम्हारे एक भीतर निराशा की सुप्तावस्था की स्थिति हो चुकी है, उस सुप्ति अवस्था से अब बाहर आ जाओ। और सुप्ति अवस्था से बाहर निकलकर क्या करो? आलस्य का परित्याग करो। छूटे छूट आलस, आलस्य को छोड़ दो। फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल, रिजु कुटिल, प्रसार कामी, केशगुच्छ। अब बालों को बंधे हुए जब बाल होते हैं, उनको फैला दो, खोल दो, तो ये जो हमारी कल्पनाएं हैं, जो कोमल कल्पनाएं हैं, उनकी कवि कल्पना करते हैं बालों के समूह के साथ, कि अपनी इन कल्पनाओं को विस्तार दो, प्रसार दो, उनको फैल जाने दो। ये कल्पनाएं कुछ रिजु हैं, सरल हैं, और कुछ कुटिल हैं, कठोर हैं। तो इन सारी कल्पनाओं को पंख दो, उनको फैल जाने दो। तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, शरीर के मन की जो थकान है वो समाप्त हो जाए। अपने भीतर के आलस्य का परित्याग कर दो और समीर, हवा जैसी सुगंध को पूरे वातावरण में फैला दो। और वातावरण में सुगंध को फैलाना मतलब सकारात्मकता का प्रचार करना, क्रियाशीलता का प्रसार करना। और जब इस प्रकार पूरे परिवेश को अपनी सकारात्मकता की सुरभि से भर दोगे, तो क्या होगा? बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन, जी जी में। कि फिर वैचारिक मतभेद समाप्त हो जाएगा। एक की बुद्धि अलग है, दूसरे की बुद्धि में विचार अलग है, तो दोनों का जो मतभेद है वो समाप्त हो जाए। जो मन में मन, एक मन दूसरे मन से मिल जाए, अर्थात भावात्मक एकता हो जाए, आत्मीय एकता का भाव जागृत हो जाए। तो नरम दल और गरम दल जो एक तरह से वैचारिक मतभेद हो गए थे, तो वो मतभेद अब समाप्त करने की आवश्यकता है। भावात्मक रूप से अब एक लक्ष्य की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में। उभय मतलब दोनों आत्माओं, दोनों पक्ष में भी, विपक्ष में भी। जो वैचारिक विभिन्नता है, उन सब के भीतर एक ही अनुभव, एक ही लक्ष्य बहता रहे। कब से मैं रही पुकार। अब ये मैं कौन है? मैं प्रकृति। और वो क्या पुकार रही है? जागो फिर एक बार। तो प्रकृति का प्रत्येक कण बार बार जगा रहा है कि हे भारतवासियों, तुम जागृत हो जाओ, सक्रिय हो जाओ, कर्मशील बनो। उगे अरुणाचल में रवि, और फिर प्रातः काल हुआ, सूर्य उदय हो गया। आई भारती रति कवि कंठ में, और कवियों के कंठ में पुनः भारती सरस्वती का प्रेम जागृत हुआ। और कवियों ने राष्ट्रीय प्रेम से भर करके कविता प्रस्तुत की। देशवासियों के मन में उत्साह का भाव जागृत करने वाली कविताएं प्रस्तुत की। तो इस तरह से प्रकृति में क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति कभी एक स्थिर रूप नहीं रहती है, निष्क्रिय नहीं रहती, होते रहे प्रकृति पट। प्रकृति के पट में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। गया दिन, आई रात, गई रात, खुला दिन। तो दिन के बाद रात, फिर दिन, फिर रात, इस तरह से दिन रात निरंतर बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही इसी तरह से संसार के बीते दिन, पक्ष, मास, वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। तो इस तरह से दिन रात करते हुए पक्ष, 15 दिन, मास, महीना और हजारों वर्ष बीतते चले जाते हैं। तो प्रकृति कभी भी रुकती नहीं है, काल का क्रम कभी भी रुकता नहीं है। पर अगर मनुष्य इस प्रकृति से प्रेरणा नहीं लेता, प्रकृति से कर्मशीलता की प्रेरणा नहीं लेता, सजगता की, सक्रियता की प्रेरणा नहीं लेता, तो मनुष्य का जीवन निराशामय हो जाता है। तो अपने भीतर आशा का संचार करने के लिए, उत्साह का संचार करने के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो जागो फिर एक बार। और इस तरह से इस कविता के माध्यम से
निराला ने ना केवल उस समय के युवकों को एक प्रेरणा दी है, अभी तो वर्तमान में भी ये कविता उतनी ही समसामयिक है, उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी हमें प्रकृति के एक एक कण से, प्रकृति से प्रेरणा लेकर के निरंतर कर्मशील बने रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। ना केवल अपने हित के लिए, ना केवल समाज के हित के लिए, अपितु राष्ट्र के लिए, मानवता के कल्याण के लिए हमें अपने भीतर इस जागृति को लाना चाहिए। तो इसी भावबोध के साथ आज हमने इस कविता की व्याख्या की, इस कविता की चर्चा की। धन्यवाद।